Hello, a very good morning to all of you. I welcome you all in this particular video of daily current affairs highlights. And before we begin this particular video, we have to understand that why we have to read or study this particular series of daily current affairs. So guys, this particular video is quite different from all the other videos. Those are available on YouTube and where you must have read so much of content and data, whatever. So I need to tell you exactly why it is different. जितने भी स्टूडेंट्स ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो सीएससी के एस्पायरेंट हैं तो उनको एक जिस्ट चाहिए न्यूज़ का। अगर वो वन डे एग्जाम्स के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनको जिस्ट अलग चाहिए, या फिर उनको ये डाउट है एग्जैक्टली कि हमें किस तरह से करंट अफेयर्स के नोट्स बनाने चाहिए, किस तरीके से हमें अपने पास नोट्स प्रिपेयर करके रखने चाहिए रिविजन टाइम में, इवेंचुअली एग्जाम से पहले, जो हम रिवीजन करके जाएं और हम ज़्यादा स्कोर कर पाएँ, या क्या ऐसे टैक्टिक्स बनाएं जिससे कि हम जो न्यूज़पेपर है उसके अलावा जो भी न्यूज़ जहाँ से भी हमें मिल सकती हो वो सारी न्यूज़ और उनका एक शॉर्ट फॉर्म में, मतलब ऐसे फॉर्म में जिससे कि हम डायरेक्ट उस न्यूज़ के कोर तक पहुंच पाएं, हमें एग्जैक्टली पता चल जाए वो न्यूज़ है क्या और वो हमें याद रह पाए। तो ये सबसे बड़ा मोटो होता है। तो आज इस नई सुबह के साथ हम लोग शुरू कर रहे हैं। आज 22 ऑफ जून है। तो इसको शुरू करने के साथ साथ आपको ये अंदाज़ा होना चाहिए कि हाँ, करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए हमें पेन कॉपी की ज़रूरत पड़ती है। तो दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू हैव इन योर हैंड्स. So before we begin, let's just don't forget to carry a pen and paper. So studying current affairs from two perspective. There are two perspective to study current affairs. So whatever the background you just have doesn't matter. You have to understand that there are two perspective: the general exams perspective and UPSC PCS perspective. Particularly this section is segment is for the students who are जो प्रशासनिक सेवा की तैयारी करते हैं, those students who are preparing for administrative services, and the students who are preparing for any kind of one day exam. Those general exams are categorized under this category. So what is this all about? This is like general exams ask static information. उनमें क्वेश्चंस जो आते हैं करंट अफेयर्स से वो स्टैटिक हो सकते हैं। स्टैटिक का मतलब हो सकता है कि कोई स्टैटिक पॉइंट पर क्वेश्चन पूछ लिया, किसी का नाम पूछ लिया, किसी का एग्जैक्टली डेट पूछ लिया, कुछ इस टाइप की स्टैटिक इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड हो सकता है। उसमें अपॉइंटमेंट्स हो सकते हैं कि बैंक में किसका अपॉइंटमेंट हुआ, किसी एम्बेसडर का क्या अपॉइंटमेंट कहाँ पर हुआ, इस टाइप के क्वेश्चन, एम्बेसी में किसको अपॉइंट किया गया, किसको सचिवालय में अपॉइंट किया गया. These kinds of questions can also be categorized under this particular category. Dates and days, deaths of people, जो बहुत इंपॉर्टेंट पीपल जो मरते हैं उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन इसी जनरल कैटेगरी में ही आता है. प्रेसिडेंट्स एंड प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, या फिर चीफ मिनिस्टर, कोई भी ऐसी चीज़, तो वो भी इसी एस्पेक्ट में आ जाती है. थीम्स, जैसे कोई बैंक है, जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई नया मुहिम है, यानी कि कोई नई नई इनिशिएटिव लिया लिया गया है, उसमें कोई थीम इन्वॉल्व है, तो वो सारी चीज़ें भी इसी के अंदर आती हैं. उसके बाद बैंक से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो भी जनरल एग्जाम्स की कैटेगरी में आती है. फिर करेंसी वगैरह, अगर कोई करेंसी चेंज करता है, जैसे कोई स्टेट है या कोई पर्टिकुलर कंट्री है जिसने अपनी करेंसी चेंज की हो, कोई उसके पीछे लॉजिक हो, तो उस तरह की न्यूज़ को भी जो स्टैटिक इन्फॉर्मेशन होगी वो जनरल एग्जाम की कैटेगरी में आएगी. चेयरमैन मैंने बताया, जैसे टैगलाइंस होती हैं, थीम्स होती हैं, उसी तरीके से टैगलाइंस होती हैं. तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको जनरल एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करना होता है. वहीं जब बात करते हैं यूपीएससी पीसीएस की, यानी कि प्रशासनिक सेवा की, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की, तो वहां पर आपका जो नज़रिया है, जो पर्सपेक्टिव है, थोड़ा सा चेंज हो जाता है प्रिपरेशन करने का. यानी कि अगर आप न्यूज़पेपर भी पढ़ रहे हैं तो वहां पर आपको ढूंढना पड़ता है. यू हैव टू लुक फॉर such news which is actually delineating the factors of national events, international events, bilateral relations, international relations, economic development, science and technology, environment and biodiversity. So, how do an aspirant understand, or how will he find and seek that exactly this particular news or this particular detail is important for UPSC and PCS, and other news is important for general exam. So this is why this particular video is important. यही आपको बताने के लिए यहाँ पर ये वीडियो की सीरीज है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको पता चलेगा कि हाँ, ये इंपॉर्टेंट किस तरीके से पढ़ना है और ये वाली न्यूज़ कैसे पढ़नी है. तो कोई भी न्यूज़ को पढ़ने के लिए उसकी डिटेल में कितना जाना है, कितना नहीं जाना, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी. तो उम्मीद करता हूँ आपको पूरा वीडियो पसंद आएगा. आपको एंड तक देखना है और उसके बाद आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है विद दी
क्वेश्चन ऑफ द डे के साथ। तो हम लोग कंक्लूड करने से पहले यहाँ पे शुरू करते हैं, देखते हैं सबसे पहले इन्फॉर्मेशन क्या है जनरल एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आपकी कि द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग दैट इज INB, जो कि लीड की जाती है प्रकाश जावड़ेकर। जावड़ेकर आपने नाम सुना होगा, ये मिनिस्टर हैं। इंस्टीट्यूटेड अ न्यू अवार्ड कॉल्ड अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मीडिया सम्मान। 21 जून को योगा दिवस मनाया जाता है और उसी दिन इन्होंने ये एक बहुत इंपॉर्टेंट घोषणा करी, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मीडिया सम्मान। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टार्टिंग न्यूज़ बन सकती है स्टूडेंट्स। अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पर वॉट में क्या लिखा है। व्हाट इज द न्यूज़ एग्जैक्टली ऑल अबाउट? द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग हेडेड बाय मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर इंस्टीट्यूटेड, उन्होंने एक ऐसा नया कह सकते हैं हेड बनाया है। हेड मतलब किसी सब्जेक्ट बनाया है, दैट इज कॉल्ड अवार्ड अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मीडिया सम्मान AYDMS फ्रॉम ईयर 2019। तो एग्जैक्टली ये मीडिया सम्मान के लिए होता है अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मीडिया सम्मान। इसमें होगा क्या और क्या किया जाएगा ये समझने के लिए बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन आपके सामने। टू रिकॉग्नाइज द कॉन्ट्रीब्यूशंस मेड बाय मीडिया इन स्प्रेडिंग अवेयरनेस अबाउट योगा। इसमें क्या रिकॉग्नाइज किया जाएगा? कॉन्ट्रीब्यूशंस मेड बाय मीडिया, मीडिया का क्या योगदान है अवेयरनेस फैलाने में योगा के बारे में, फॉर प्रमोशन एंड कमेमोरेशन ऑफ इंटरनेशनल योगा डे विच इज हेल्ड एवरी ईयर ऑन 21 जून। तो ये ओवरऑल आपकी इंफॉर्मेशन यहाँ जनरल एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका कॉन्टेक्स्ट भी देख लेते हैं। इट विल बी अवॉर्डेड टू मीडिया हाउसेस। दिया किसको जाएगा अवार्ड? ये मीडिया हाउसेस को दिया जाएगा इन प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इंक्लूडिंग टेलीविजन एंड रेडियो। तो दिस पर्टिकुलर न्यूज इज इंपॉर्टेंट इन दिस परस्पेक्टिव। आई होप ये न्यूज आपको क्लियर है। अगली न्यूज यहाँ पर है, इंडियाज फर्स्ट ओरल वैक्सीन फॉर मॉडरेट कोविड-19 केसेस गेट्स अप्रूवल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। फिर से ये आपकी देखो, जो भी न्यूज़ होगी वो कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर में भी आई होगी, उसके अलावा आपकी मैगजीन्स वगैरह में भी न्यूज़ आती हैं, तो वो कहीं ना कहीं सभी तरीके से इंपॉर्टेंट होती हैं। तो यह न्यूज़ है क्या? ग्लेनमार्क एक कंपनी है, उसने रिसीव किया है मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग अप्रूवल। कहाँ से अप्रूव किया है, कहाँ से उसको मिला है ये अप्रूवल? इंडिया के ड्रग रेगुलेटर की तरफ से। मेकिंग फेबीफ्लू द फर्स्ट ओरल फेविपाइराविर approved medication in India for the treatment of COVID-19, officials said at press कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड ऑनलाइन। जरा समझते हैं ध्यान से ये क्या है न्यूज़ एक्चुअली। ये जो फेविपाइराविर है ये एक मेडिकेशन है, ठीक है, ओरल। अच्छा, पहली बात तो ओरल मेडिकेशन का मतलब समझ लेते हैं। ओरल मेडिकेशन का मतलब होता है जब आप कोई चीज़, जैसे आपने फिजिशियन का नाम सुना होगा, तो फिजिशियन के पास आप जाते हैं तो वो फिजिशियन कभी भी आपको इंटरनल चेकअप नहीं कर सकता आपका, वो ओरली आपका आपसे बोलेगा मुंह खोल के दिखाओ और आपके चेक करेगा वो मूवमेंट ऑफ द टंग या उसकी जो मतलब जो भी स्टेट है उससे वो पता लगा सकता है, या उसकी ऐसी कोई दवा देगा खाने की जो आप टैबलेट के फॉर्म में या सिरप के फॉर्म में ले सकते हैं, दैट इज फ्रॉम माउथ ऑब्वियसली। तो दैट इज कॉल्ड ओरल मेडिकेशन। पहली चीज तो ये क्लियर होनी चाहिए। दूसरी बात है, ये इंपॉर्टेंट न्यूज है क्या और क्यों है? तो फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ माइल्ड टू मॉडरेट कोविड-19 पॉजिटिव पेशेंट्स, अभी समझने की जरूरत है कि जो हमें कोविड-19 के केसेस मिलते हैं, जो पॉजिटिव केसेस होते हैं, उस केस में जनरली या तो उसको फिर या तो बहुत हाई डिग्री का कोविड-19 का केस हो गया, यानी कि बहुत ही उसकी एज ज़्यादा होगी, अबव 65 या 60 होगी, जिसके बाद उसके पहले से कोई बीमारी होगी, तो वो फिर वो मेजर एक्सट्रीम कंडीशन में चला जाएगा। तो माइल्ड से मॉडरेट वाले केस में अगर हम उसको पेशेंट को रिकवर कराना चाहते हैं या उसको ऐसी कोई दवा, जैसे आप जनरल फीवर में, जनरल वायरल में यूज़ करते हैं ऐसी कोई दवा, तो वो यहाँ पर ये फेविपाइराविर काम करने वाली है। तो कोविड-19 पॉजिटिव पेशेंट्स अक्रॉस द कंट्री ऑन which date 19th June 2020 for manufacturing and marketing of oral antiviral drug favipiravir। फेबीफ्लू इसका शॉर्ट में नेम है। तो यहाँ पर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो जाती है कि फेविपाइराविर ये है क्या एक्चुअली। ये एक ओरल एंटीवायरल ड्रग है, वॉज अप्रूव्ड बाय द नेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर इंडियन फार्मास्यूटिकल्स, सेंट्रल ड्रग्स की तरफ से। स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन दैट इज SCO टू मुंबई बेस्ड ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स। ये जो कंपनी है इनकी जो ब्रांच है वो मुंबई बेस्ड है, और अप्रूवल दिया गया है ड्रग को इंडिया में, इन इंडिया, बेस्ड ऑन ग्लोबल एविडेंसेस ऑन द गोइंग क्लिनिकल ट्रायल्स। ये एक और इम्पॉर्टेंट बात हो जाती है किस पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली किसने अप्रूवल दिया है और कैसे ये हुआ अप्रूव, क्यों, रीजन क्या था उसका। तो अप्रूवल फॉर द ड्रग वॉज गिवन in India based on global evidence on the ongoing clinical trial on 150 subjects। मतलब कि 150 150 सब्जेक्ट्स पर ये
ट्राई किया गया और उसके बाद ये अप्रूवल दिया गया, ठीक है। द ड्रग मस्ट बी स्ट्रिक्टली सोल्ड बाय फार्मासिस्ट टू कस्टमर्स हैविंग अ वैलिड प्रिस्क्रिप्शन। अच्छा, ये जो बेची जाएगी दवा उसके लिए बहुत ज़्यादा मतलब थोड़ा कह सकते हैं कि हिदायत दी गई है उनको, और वहाँ पर वो थोड़ी सी प्रिकॉशंस लेंगे और ध्यान से देखेंगे कि जिसको प्रिस्क्रिप्शन है वही ये दवा खरीद सके। कॉन्टेक्स्ट क्या है, किस कॉन्टेक्स्ट में ये पूरी न्यूज़ चली, मतलब कि एक तो हम ये समझ गए यहाँ पर कि ये फेविपिराविर एक ओरल एंटीवायरल ड्रग है जो कि माइल्ड टू मॉडरेट कोविड-19 पेशेंट्स, पॉजिटिव पेशेंट्स को दिया जाएगा। उसके बाद इट इज़ एन एंटीवायरल ड्रग दैट वाज अप्रूव्ड फर्स्ट इन ईयर 2014। सबसे पहले जापान में अप्रूव किया गया था। टोक्यो बेस्ड टोयोमा केमिकल्स वाज द फर्स्ट टू डेवलप एंड मैन्युफैक्चर द ड्रग। The drug has been used to treat a number of viral infections over the years. ये बहुत बार यूज हुआ है बहुत सारे वायरल इन्फेक्शंस को दूर करने के लिए, सही करने के लिए, और अभी चूंकि ऊपर आपने पढ़ा जैसा कि काफी लोगों को ये फायदा दिया है, जैसे कि 150 सब्जेक्ट्स पर ये टेस्ट किया गया है, सही साबित हुआ है, इसकी वजह से ये अप्रूवल इसको दिया जा रहा है। द ड्रग हैज बीन यूज्ड टू ट्रीट नंबर ऑफ वायरल इन्फेक्शंस ओवर द इयर्स, स्पेशली फॉर इन्फ्लुएंजा वगैरह के लिए ये यूज किया जाता था। उसके बाद न्यूज है कि इन 2019 इट बिकेम अ जेनरिक ड्रग। अब जेनरिक ड्रग का मतलब ऐसा हो गया कि जो काफी ऐसी संबंधित बीमारियों के लिए यूज किया जा सकता हो, उस से संबंधित यहाँ पर ये जानकारी दी गई है, यानी कि इस तरीके से भी यूज हुआ जाता है। उसके बाद बात करते हैं, द ड्रग टारगेट्स द राइबो न्यूक्लिक एसिड आरएनए पॉलीमरेज आरडी-आरपी एंजाइम्स दैट आर डिपेंडेंट ऑन आरएनए। अभी जरा समझ लेते हैं, एक लाइन में आपको यहाँ पर शॉर्ट में बोल के समझा देता हूँ, आपको ध्यान से सुनना है, चाहो तो इस बात को नोट कर लेना कि आरएनए जो होता है वो कोई जेनेटिक नहीं होता है, सर्टेन वायरसेस को छोड़कर, मतलब कि अगर कोई स्पेसिफिक वायरस है उसी में ये जेनेटिक हो सकता है। उसके अलावा जो आरएनए होता है उसका बेसिक काम ये होता है, वो ट्रांसफर करता है, वो क्या करता है, वो एक तो ट्रांसक्राइब भी करता है, ट्रांसलेट करता है क्या, कि प्रोसेस ऑफ मेकिंग प्रोटीन। भाई जब कोई वायरस अटैक करता है आरएनए के फॉर्म में, जब वायरस पे, जैसे कोविड-19 आरएनए वायरस है, आपको पता है, तो ये इसका काम क्या होता है, प्रोसेस ऑफ मेकिंग प्रोटीन, एग्जैक्टली। तो इसको कहीं ना कहीं जो ये संदेश मिलता है, ये मैसेज मिलता है, मिलता किसकी तरफ से है, वो डीएनए की तरफ से मिलता है, और ये आगे प्रोसेस करता है, ये इसका प्रोसेस होता है। ये साइंस में आपने बेसिक साइंस में पढ़ा होगा, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन एंड रेप्लिकेशन। The RNA polymerase enzymes are necessary for the DNA और RNA genes of the virus। आपको ये बात मैंने अभी बताई छोटी सी लाइन में, वो साइंस की लैंग्वेज है। तो आप ओवरऑल ये न्यूज़ समझ गए होंगे कि इंडियाज फर्स्ट ओरल वैक्सीन जो बनी है उसका क्या कॉन्सेप्ट है और किस तरीके से उसको अप्रूवल मिला और क्या रीजन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें डेट्स इंपॉर्टेंट हो सकती हैं स्टैटिक एग्जाम से, बाकी इसकी न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला जो न्यूज़ है आपकी वो है द वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे सेलिब्रेटेड ऑन 21 जून। ये 21 जून को मनाया जाता है। ये है क्या एग्जैक्टली समझते हैं। द इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक, हाइड्रो से आप समझ गए होंगे वाटर से रिलेटेड है, ऑर्गेनाइजेशन IHO वाज फाउंडेड ऑन। ये आपकी जो 21 जून 1921 जो डेट लिखी है, ये इंपॉर्टेंट हो जाती है स्टैटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो सभी बच्चे जो स्टैटिक की तैयारी करते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टू हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ हाइड्रोग्राफी, हाइड्रोग्राफी की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करने के लिए, यहाँ तक उसको उजागर करने के लिए, ऑन 29 नवंबर 2005 द रेजोल्यूशन A60/30 ओशंस एंड द लॉ ऑफ द सी, मतलब कि ओशन लॉ ऑफ द सी होता है, जो आपने देखा होगा कि समुद्र वगैरह होते हैं वहां के भी कुछ नियम कानून होंगे, वॉज अडॉप्टेड एट द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली अंडर विच, जिसके तहत 21 जून वॉज ऑर्गेनाइज रिकॉग्नाइज्ड एज वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे फ्रॉम 2006 ऑनवर्ड्स। उस दिन से ये मनाया जा रहा है। अब ये है क्यों, वाई। हाइड्रोग्राफी plays one of the most important roles in today's world by describing the physical feature of navigable portion। अच्छा, आप एक बात समझो, अगर हम बात करें अपनी हिस्ट्री में जाकर के, तो उस जमाने से लेकर जब ये कहा जाता था कि पोर्टुगल्स जो होते थे, पोर्टुगीज जो होते थे, उनके अंदर सबसे बड़ी क्षमता थी, मतलब कि अगर हम अपने मिडिवल हिस्ट्री की बात करें, जहां तक हमें इंफॉर्मेशन होती है एज फार एज इंडिया इज कंसर्न, तो ये माना जाता है कि जो यूरोपियंस आए थे उसमें सबसे पहले पोर्टुगल्स जो आए थे, पोर्टुगीज, उनके पास सबसे अच्छी कहीं ना कहीं टेक्निक थी सी को कंट्रोल में करने की, यानी कि उनके पास नेविगेशन अच्छी थी, स्किल्स अच्छे थे उनके पास, और वो सी के थ्रू ट्रैवल करने में बहुत माहिर माने जाते थे, ठीक है। तो पोर्शन ऑफ वाटर कवर्ड एरिया ऑन द अर्थ सरफेस थ्रू मैप्स एंड नॉटिकल चार्ट्स, उनके पास ऐसे मैप्स होते थे, ऐसे नॉटिकल चार्ट्स होते थे, उस टाइम तो नहीं होते होंगे नॉटिकल चार्ट्स, बट स्पेशली उनके पास कोई ऐसे जरिए होते जरूर होंगे जिसकी वजह से बहुत इजीली वो ट्रैवल कर पाते थे और बहुत लंबी लंबी डिस्टेंस को कवर कर पाते थे। विदाउट अ हाइड्रोग्राफिक सर्वे, बिना उसके सर्वे के नेविगेशन फॉर शिप्स और फिशिंग बोट्स वुड हैव बीन मच डिफिकल्ट। अगर ऐसा नहीं होता, हाइड्रोग्राफिक सर्वे नहीं होता, तो नेविगेशन कर पाना शिप्स के लिए, फिशिंग बोट्स के लिए बहुत मुश्किल हो जाता। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है ये डे, और ये
हाइड्रोग्राफी डे। अब इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है देख लो। इन ऑर्डर टू मेंटेन सेफ एंड साउंड नेविगेशन, साफ, यहाँ पर सेफ एंड साउंड का मतलब ये कि बहुत साफ सुथरा, जिसमें कोई परेशानी ना आए, जिसमें कोई हर्डल ना आने पाए, इसको बनाए रखने के लिए नेविगेशन आईएचओ डज सो, ये ऐसा करता है, यानी कि इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन ऐसा करता है एज ऑफ अक्टूबर 2019, जो कि 2019 में क्या हुआ, हैज अ टोटल ऑफ 93 मेंबर स्टेट्स, जिसमें कितने मेंबर स्टेट्स हो गए हैं, 93 टोटल स्टेट्स। द डे मार्क्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर द गवर्नमेंट्स, मतलब गवर्नमेंट के लिए एक अपॉर्चुनिटी के जैसे आता है, जिसमें मेंबर ऑफ स्टेट्स टू रीअफर्म द कमिटमेंट, उनकी तरफ से जो कमिट, जैसे हम लोग मान लीजिए ग्लोबल वार्मिंग को खत्म करने के लिए कमिटमेंट करते हैं, उसके ऊपर काम करते हैं, ये उसी के जैसे है, बात समझने की कोशिश करें। टुवर्ड्स प्रमोटिंग सेफ नेविगेशन अक्रॉस द वाटर बॉडीज ऑन द अर्थ बाय इंक्रीजिंग द कवरेज ऑफ हाइड्रोग्राफिक इंफॉर्मेशन ऑन द ग्लोबल बेसिस। जब आप इसका इंफॉर्मेशन को, हाइड्रोग्राफिक को, बेस को आगे बढ़ाएंगे और प्रमोट करेंगे, तो ऑब्वियसली जो नेविगेशन है सी रूट्स के थ्रू वो ईजी हो जाएगा और उसमें आसानी से लोग ट्रैवल कर पाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग अगली न्यूज की तरफ। अगली न्यूज है, ओवर 42 करोड़ पुअर रिसीव्ड फाइनेंशियल एड ऑफ रुपीज 65,454 करोड़ अंडर पीएमजीकेपी। ये पीएमजीकेपी बहुत कॉमन और बहुत फेमस न्यूज, जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड है आपके एग्जाम में। वो है क्या, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज। ये है क्या, सबसे पहले तो इसकी डेट, जो स्टैटिक बच्चे पढ़ते हैं उसके लिए डेट इंपॉर्टेंट है, कि ऑन 20 जून 2020, यानी कि बीते दिन, द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने क्या कहा कि पीएमजीकेपी के तहत उन्होंने टोटल ऑफ 42 करोड़ सिटीजन्स, 42 करोड़ सिटीजन्स को अक्रॉस द कंट्री ये बताया कि दे हैव रिसीव्ड फाइनेंशियल एड, उनको ये मदद मिली है कितने रुपए की, 65,454 करोड़ टू डेट, आज की तारीख तक, 20 जून के हिसाब से। द अमाउंट वाज डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3 फॉर्म्स। यहां पर इंपॉर्टेंट क्या क्या चीजें हैं, एक चीज इंपॉर्टेंट है कि 42 करोड़ सिटीजन, ये फिर से वही बात है कि स्टैटिक डेटा है, ये वनडे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, तो बच्चे इसको ध्यान से सुनेंगे। और कैसे डिस्ट्रीब्यूट की गई, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप यूज कर सकते हैं जो रिटर्न वगैरह देते हैं, यानी कि पब्लिक सर्विस कमीशन के स्टूडेंट्स हैं। तो ये थ्रू डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डीबीटी सबसे इंपॉर्टेंट है, टू दी बेनिफिशियरीज सच एज वुमेन, विमेन जो जनधन अकाउंट होल्डर हैं, आपको पता ही है, जिनके खाते में 2-2 हजार रुपए भेजे गए थे। उसके बाद सीनियर सिटीजन्स हैं, डिफरेंटली एबल्ड विडोज हैं रजिस्टर्ड अंडर बिलो पॉवर्टी लाइन, जो कि बीपीएल में आते हैं, सिटीजन्स हैं, डिफरेंटली एबल्ड पर्सन हैं, और उसके बाद विडो भी हैं इसी में। उसके बाद फार्मर पीएम किसान योजना के भी इसके तहत आते हैं, ये जो 42 करोड़ सिटीजन्स का आंकड़ा दिया गया है। उसके बाद दूसरा, जो पहला डीबीटी हो गया, दूसरा है प्रोवाइडिंग फ्री फ्रूट ग्रेन्स, फ्री में अनाज प्रोवाइड करना टू ऑल फैमिलीज रजिस्टर्ड एज बीपीएल कार्ड होल्डर्स, जो कि बीपीएल कार्ड होल्डर्स के तहत आते हैं, उनको क्या, फ्री में अनाज प्रोवाइड करना। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट है, जो बाय प्रोवाइडिंग फ्री एलपीजी सिलेंडर टू वुमेन रजिस्टर्ड अंडर उज्ज्वला योजना। उसके अलावा किसको ये बेनिफिट मिलने वाला है, जो एलपीजी की जो स्कीम है, मतलब कि उज्ज्वला योजना है, उसके तहत जो वही महिलाएं रजिस्टर्ड करी हुई हैं, उनको भी ये लाभान्वित होंगी। ये इसके तहत बताया गया, ये व्हाट के अंदर आ गया। अब वाई, क्यों ऐसा हुआ है, द पैकेज वाज अनाउंस्ड फॉर प्रोवाइडिंग इकोनॉमिक सपोर्ट, आर्थिक ढांचे को सुदृढ़ बनाने के लिए, उसको मजबूत बनाने के लिए, उसको ढांचा अच्छा प्रोवाइड करने के लिए, सपोर्ट एट द टाइम ऑफ नेशन वाइड लॉकडाउन ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक फॉर द फाइनेंशियल वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। ये किया क्यों गया था, ये एक तरह का पैकेज था जो कि आप सब के दिमाग और जहन में चढ़ गया होगा, रट गया होगा, आत्मनिर्भर बनाने के लक्ष्य को पूरा करने हेतु। तो यानी कि ये पैकेज वाज अनाउंस्ड फॉर प्रोवाइडिंग इकोनॉमिक सपोर्ट एट द टाइम ऑफ नेशन वाइड लॉकडाउन, लॉकडाउन के समय पर आत्मनिर्भर जो प्रधानमंत्री ने अनाउंस किया था 20 लाख करोड़ का पैकेज, उसी के तहत ये सारी चीजें अनाउंस की गई हैं, जिसमें कि बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है पीएमजीकेपी। अब इसका जरा कॉन्टेक्स्ट समझ लेते हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में जो रिसीव किया गया उसमें और क्या क्या चीजें आएंगी, तो आपको ये पॉइंट नोट करना होगा, इसकी पीपीटी या पीडीएफ के फॉर्म में आपको जरूर मिल जाएगा। 8.52 करोड़ एलपीजी सिलेंडर्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, कितने, 8.52। ये फिर से आंकड़े इंपॉर्टेंट वनडे वालों के लिए हो सकते हैं, बाकी जो आंसर लिखते हैं वो भी अपने आंसर में कोट कर सकते हैं आंकड़े। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत अप्रैल और मई में हुआ था। उसके बाद 113 लाख मेट्रिक टन ऑफ फूड ग्रेन्स, इतना अनाज वितरण किया गया बाय ऑल स्टेट्स, मतलब उनको ये उन्होंने लिया है, यूनियन टेरिटरीज और स्टेट्स को मिला करके एक
113 लाख मेट्रिक टन। आप अंदाजा लगा सकते हैं एक टन में 100 किलो होता है। उसके बाद 5.8 लाख मेट्रिक टन्स ऑफ पल्सेस, मतलब कि इतनी दालें 5.8 लाख मेट्रिक टन्स ऑफ पल्सेस अलोकेटेड फॉर ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन फॉर 3 मंथ्स फ्रॉम अप्रैल टू जून। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है पीएमजीकेपी के तहत। उसके बाद 2814.5 करोड़ प्रोवाइडेड टू 2.81 करोड़ बेनिफिशियरीज। इसमें कौन कौन से बेनिफिशियरीज आते हैं? ये पैसे जो कैश डायरेक्ट फिर से डीबीटी के फॉर्म में जो प्रोवाइड किए गए थे सीनियर सिटीजन्स को, विडो को, डिफरेंटली एबल्ड पीपल को, और उसके अलावा जो भी बीपीएल में आते हैं। उसके बाद बात करते हैं 17,891 करोड़ अंडर फर्स्ट पेमेंट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021। ये पहले फाइनेंशियल ईयर में दिया गया इतना अमाउंट टू पीएम किसान बेनिफिशियरीज जो पीएम किसान के तहत आते हैं। उसके बाद 3 सेपरेट इंस्टॉलमेंट्स दी गई 20.62 करोड़ वुमेन जनधन अकाउंट होल्डर्स को और 500 ईच इन इंस्टॉलमेंट। इसके अलावा भी टोटल ऑफ 10,315 करोड़ वाज ट्रांसफर्ड इन ईच इंस्टॉलमेंट। ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज हो गई। उसके अलावा ये जो डिटेल है कॉन्टेक्स्ट की, ये डिटेल आप यूज कर सकते हैं आंसर राइटिंग में, जो डिस्क्रिप्टिव की तैयारी करते हैं या जो प्रशासनिक सेवा की तैयारी कर रहे हैं, मैंने जैसे पहले बताया। आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। नोएडा मेट्रो रीनेम्स वन ऑफ इट्स स्टेशन शीमैन। ये आपकी द हिंदू से न्यूज यहाँ पर कटिंग ली गई है और उसके साथ मैंने व्हाट वाई लगा रखा है, तो पूरी न्यूज समझते हैं एग्जैक्टली है क्या। नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने फ्राइडे को एक मेट्रो स्टेशन जो कि सेक्टर 50 है, सेक्टर 50 मेट्रो स्टेशन है एक्वा लाइन पर, उसका नाम बदलकर शी मैन कर दिया। वो किस लिए किया? टू प्रमोट ट्रांसजेंडर राइट्स। ट्रांसजेंडर जो लोग होते हैं उनके राइट्स को प्रमोट करने के लिए ऑफिशियल की तरफ से ये बयान आया है कि दिस विल प्रोवाइड स्पेशल फैसिलिटीज एंड एम्प्लॉयमेंट। मतलब ये जो नाम बदला है इससे इस पे फैसिलिटीज भी प्रोवाइड की जाएंगी और रोजगार भी प्रोवाइड किया जाएगा टू मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी, जो उस मेंबर होते हैं उस कम्युनिटी के। ऑफिशियल्स ने कहा है कॉन्सेप्ट इज अलोंग द लाइंस ऑफ पिंक स्टेशन। जैसा कि महिलाओं के लिए पिंक स्टेशन होता है, आपने सुना ही होगा, इसके बारे में ऑलरेडी आपको जानकारी होगी। एंड ऑल विमेन रन मेट्रो स्टेशन, जो कि पूरी तरीके से महिलाओं द्वारा संचालित किया जाता है। उसके बाद क्यों ये ऐसा क्यों किया? एज पर सेंसस, जो रिकॉर्ड है 2011 का सेंसस आता है, आपको पता ही है। देर आर 4.9 लाख ट्रांसजेंडर्स इन इंडिया। भारत में इतने ट्रांसजेंडर्स हैं, आउट ऑफ विच 30,000 to 35,000 स्टे इन नेशनल कैपिटल रीजन। इतने लोग नेशनल कैपिटल रीजन में रहते हैं। द मूव विल बी इंपॉर्टेंट स्टेप टू प्रोवाइड मीनिंगफुल इंक्लूजन। मतलब ये, मतलब अगर देखा जाए सभ्य रूप से एक बहुत ही लॉजिकल तरीके से इनको इंक्लूड करेगा, पार्टिसिपेट करवाएगा। किसको पार्टिसिपेशन होगा? किसका? ट्रांसजेंडर कम्युनिटी का, अगर वो लोग अपने आप को अनभिज्ञ मानते हैं या उससे दूर मानते हैं। द नेमिंग ऑफ द स्टेशन विल रेज अवेयरनेस एंड सेंसिटिविटी। सबसे बड़ी बात तो है कि इस नाम से अवेयरनेस फैलेगी और सेंसिटिविटी बढ़ेगी। ठीक है। अच्छा देखिए, जो न्यूज होती है उसमें कभी भी ये नहीं लिया जाता कि उसका विरोध किसने किया है। हो सकता है आप न्यूज अगर डिटेल में पढ़ने जाएंगे न्यूज़पेपर में और गूगल से, तो आपको उसका ये भी पता चलेगा कि उसके कुछ संस्था है, कुछ ग्रुप के लोग हैं जो ये बात को विरोध कर रहे हैं कि शी मैन एक प्रकार से आयरनी है, एक तरह से सटायर है उन लोगों पे, उन कमेटी के लोगों पर। बट हमें यहाँ पर न्यूज समझनी है। द स्टेशन विल हैव साइनेजेस, वहां पर साइन लगेंगे, एंड अनाउंसमेंट्स विल आल्सो बी मेड टू जनरेट अवेयरनेस। वहां पर अनाउंसमेंट भी किए जाएंगे कि अवेयरनेस फैल सके अमंग द पैसेंजर्स। जो नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन है प्लान्स टू इंक्लूड मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी एट टिकट काउंटर्स एंड अदर एरियाज। उन्होंने ये भी प्लान किया है कि टिकट काउंटर्स में भी वही मेंबर्स हों और बाकी जगहों पर जहां पर सर्विसेज होती हैं उनमें भी उन्हीं को मौका दिया जाए। बात करते हैं इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। वाइल दी शीमैन स्टेशन विल केटर टू द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी स्पेशली, इट विल ऑल्सो बी ओपन फॉर ऑल पैसेंजर्स। ये बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज है कि वो और लोगों के लिए भी ओपन रहेगा। इट विल प्रोवाइड फैसिलिटीज टू एनकरेज मेट्रो ट्रैवल अमंग द कम्युनिटी मेंबर्स। ये क्या फैसिलिटेट करेगा? जो कि कम्युनिटी के लोग हैं उनको मेट्रो में ट्रैवल करने के लिए। इट विल ऑल्सो प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू देम। उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी रोजगार के लिए। द एनएमआरसी said in a statement, official said structural changes in terms of change in restroom। अब ये एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है आंसर राइटिंग की समय, आंसर राइटिंग के टाइम आपको ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन दिखेगी कि उन्होंने एक स्ट्रक्चरल चेंज करने का भी ऐलान किया है, जिसमें कि रेस्ट रूम इंफ्रास्ट्रक्चर का जो पार्ट है उसको भी क्रिएशन ऑफ सेपरेट चेक फॉर मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी। एक तो सेपरेट चेक के लिए भी कुछ इंतजाम किए जाएंगे, उसके अलावा रेस्ट रूम की भी फैसिलिटी चेंज की जाएगी, हैव आल्सो बीन कंसिडर्ड। तो ये न्यूज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है जनरल एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव में स्टूडेंट। तो ये यहाँ पर आपने 4 और ये अगली न्यूज आ गई 5 करीब 4 न्यूज आपने यहाँ पर कवर की, लगभग 5 न्यूज कवर की हैं। ठीक है।
चलो अब बात कर लेते हैं यूपीएससी और पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी न्यूज़ है यहाँ पर। देखो ये ऊपर मैंने हेडिंग डाल दी है, इससे आप अंदाजा लगा लेंगे। ग्लोबल इनिशिएटिव लिया गया है ऑन शेयरिंग ऑल इन्फ्लुएंजा डेटा, GISAID, जी सैट बोल सकते हैं इसको। ये एग्जैक्टली इंटरनेशनल न्यूज़ हो जाती है, पर चूंकि पड़ोसी देश की है तो ये इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे एग्जाम परस्पेक्टिव से, यानी कि यूपीएससी और पीसीएस के लिए, यूपीएससी के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। China has released genome sequencing data for the coronavirus responsible for a recent outbreak in Beijing। अभी जो दोबारा से बीजिंग में नंबर्स बढ़े हैं तो जीनोम सीक्वेंसिंग का उन्होंने हवाला देते हुए बात बताई है। इट हैज शेयर दिस डेटा विद डब्ल्यूएचओ, उन्होंने डब्ल्यूएचओ के साथ शेयर किया है, और दूसरा जी सैट के साथ। अब समझना जरूरी हो जाता है यहाँ पे जी सैट एग्जैक्टली है क्या। तो यहाँ पर आप समझेंगे जीनोम सीक्वेंसिंग इज अ टेक्निक है। जीनोम सीक्वेंसिंग की जो बात की गई है, जीनोम सीक्वेंसिंग क्या है, तो जीनोम सीक्वेंसिंग इज अ टेक्निक दैट अलाउज अस टू रीड एंड इंटरप्रेट जेनेटिक इंफॉर्मेशन फाउंड विद इन डीएनए एंड आरएनए। जो डीएनए आरएनए वाला पार्ट है वो आपको मैंने अभी बताया था, साइंटिफिक उसका व्यू बताया था मैंने। और आपको समझने की जरूरत है कि जो डीएनए होता है वो न्यूक्लियस का पार्ट है, न्यूक्लियस में ही होता है, ठीक है। और जो आरएनए यानी कि राइबो न्यूक्लिक एसिड वाला जो पार्ट होता है वो आपका हमेशा साइटोप्लाज्म में होता है, ठीक है। ये बहुत बेसिक सा डिफरेंस मैं आपको बता रहा हूँ। और अगर आप उसको समझना चाहते हैं कि जो डीएनए होता है वो रेप्लिकेट कर सकता है इटसेल्फ टू फॉर्म डीएनए, दूसरा डीएनए बनाने में, मतलब डीएनए टू डीएनए बन सकता है, ठीक है। और जो आरएनए होता है वो अपने आप में रेप्लिकेट नहीं कर सकता है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो इंपॉर्टेंट फॉर्म जो होता है, डीएनए ट्रांसक्राइब्स जेनेटिक इन्फॉर्मेशन टू आरएनए, मतलब कि वो एक तरह से आदेश देता है, संदेश देता है, ट्रांसक्राइब करता है आरएनए को, मगर आरएनए जो होता है वो ट्रांसक्राइब के अलावा ट्रांसलेट भी करता है, मैसेज पहुंचाता भी है टू प्रोटीन, यानी कि पॉलीपेप्टाइड आपने सुना होगा। ये आरएनए और डीएनए में बड़ा बेसिक डिफरेंस है, आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा। उसके बाद बात कर लेते हैं जरा कि ये जीसैड है क्या, तो ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन शेयरिंग ऑल इन्फ्लुएंजा डेटा। तो आपको पता ही है चाइना पे ऑलरेडी इतने जो है उन पे आरोप लग रहे हैं, तो इसके अलावा ये उन्होंने यहाँ पर कोशिश दिखाई है। बीजिंग हैज सीन 183 कंफर्म्ड केसेस सिंस द आउटब्रेक लास्ट वीक एट जिनफादी मार्केट। वहां पर एक मार्केट है। द सिचुएशन फॉर द प्रिवेंशन रिमेन्स वेरी ग्रेव, बहुत ही ग्रेव हालात हैं, मतलब बुरे हालात हैं। उसके बाद कॉन्टेक्स्ट क्या है समझ लेते हैं जरा। जीसैट प्रोवाइड्स द डेटा, ये जो जीसैट है ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन शेयरिंग ऑल इन्फ्लुएंजा डेटा है, ये प्रोवाइड करता है प्लेटफॉर्म पर्टिकुलरली यूज्ड बाय GISRS through which sequence data considered by WHO CCs in selecting viruses recommended for inclusion in seasonal and pre-pandemic vaccines are shared। अच्छा होगा क्या, जैसे मान लो इनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी तो ऑब्वियसली WHO जो है पूरे विश्व को बताएगा कि इस तरीके की कोई पैंडेमिक या इस तरह की कोई बीमारी फैलने की आशंका है। उसके अलावा उसमें किस तरीके के सीजनल चेंज आ सकते हैं, कौन सी वैक्सीन शेयर की जा सकती है, ओपनली उस पर डिस्कशन हो सकता है। और उसके अलावा उसमें जो रिसर्च साइंटिस्ट हैं उनको इन्वॉल्व किया जा सकता है, on which research scientists, public and animal health officials and the pharmaceuticals industries depend, जिन पर ये सारे लोग भी आश्रित होते हैं। आपको पता ही है कहीं ना कहीं WHO के ऊपर भी आरोप लगाया था यूएसए ने, तभी उन्होंने उनको आगे फाइनेंस एड देने मुहैया करने से मना भी कर दिया था। तो ये सारी चीजें भी उसी से जुड़ी हुई हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सच ओपननेस ऑफ द मोस्ट अप टू डेट डेटा assists in an understanding of and enhances the credibility of WHO। इस तरह से अगर वो ओपननेस होगी, पारदर्शिता होगी, तो कहीं ना कहीं क्रेडिबिलिटी भी बढ़ेगी फॉर द कंपोजिशन ऑफ द सीजनल एंड पोटेंशियल पैंडेमिक वैक्सीन, इसके लिए इसके तहत। अब बात करते हैं अगले न्यूज पर। अगली न्यूज है किलाडी एक्सकवेशंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी परस्पेक्टिव से। पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि अगर तमिलनाडु, समवन हु इज रिलेटेड टू तमिलनाडु हु बिलोंग्स टू साउथ इंडिया, maybe from their perspective the state public service commission, maybe they can ask this particular question, but as far as UPSC is concerned this particular question becomes very important। the Kiladi story, ये जो स्टोरी है ये है क्या, began it to unravel in March 2015। ये 2015 में जब एक्सकवेशन शुरू हुए, खुदाई शुरू हुई, तब पता चला the first round of excavation undertaken by the archaeological survey of India, ASI, जो आपको पता है, जो कि भूगोलिक दृष्टिकोण से हर जगह जाके सर्वे करती है, वह पता लगाती है कोई पौराणिक चीज ऐसी मिल जाए, ऐतिहासिक चीज ऐसी कोई चीज मिल जाए, अनअर्थ एंटिक्विटीज दैट में प्रोवाइड क्रूशियल एविडेंस, जिससे कि कोई ऐसा एविडेंस बन जाए टू अंडरस्टैंड द मिसिंग लिंक्स ऑफ द आरएनए। आपको पता है आरएनए से लेकर के अर्ली हिस्टोरिक पीरियड तक का जो मिसिंग एविडेंस है, अगर वो मिल जाता है तो उसके लिए ये लोग आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जुटाने की कोशिश जरूर करेंगे, जरूर उसके पीछे भागेंगे। तो दी 12th सेंचुरी बीसी टू 6th सेंचुरी बीसी जो टाइम पीरियड था हिस्टोरिकल, अर्ली हिस्टोरिक पीरियड से रिलेटेड, आयरन एज से लेकर, ठीक है, लॉ एज से लेकर, आपको पता है, एंड सब्सिक्वेंट कल्चरल डेवलपमेंट्स। उससे होता क्या है, हम हिस्ट्री से ऑब्वियसली जान पाते हैं कि पहले कैसा होता था, क्या चीजें थी, क्या
हथियार थे, क्या साहित्य के रास्ते थे, क्या स्रोत थे, कहाँ कहाँ स्कल्पचर्स मिले, कहाँ कहाँ ऐसे ईंट पत्थर मिले, कहाँ हथियार मिले, उनसे कल्चरल डेवलपमेंट करने में कहीं ना कहीं उससे बहुत फर्क पड़ता है। और सबसे इंपॉर्टेंट तो आपको ये पता ही है कि यूपीएससी इन्हीं तरह के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है। अब समझते हैं वाई ये इंपॉर्टेंट क्यों है। स्केलेटल रिमेन्स ऑफ द चाइल्ड एक्सकवेटेड एज ए पार्ट ऑफ किलाड़ी सिक्स फेज एक्सकवेशन, जो सिक्स एक्सकवेशन हुआ उसमें स्केलेटन्स भी मिले, स्केलेटल जो पार्ट होते हैं वो भी मिले वहां पर। स्केलेटल वाज फाउंड बरीड बिटवीन टू टेराकोटा अर्न्स। ये अर्न्स जो होता है ना, एक वास के फॉर्म में होता है। आप इसको ऐसे समझें कि जब जैसे किसी की अंत्येष्टि की जाती है तो उस समय जो उसकी राख होती है, यानी कि जो उसको जलाया जाता है ना, तो वो बच जाता है, जो अवशेष बच जाते हैं उसको इन्हीं में रखा जाता है, अर्न्स में रखा जाता है। तो टेराकोटा अर्न्स यहाँ पर जो यूज हुआ है वर्ड, ये उसी के संबंध में है। फिर आगे बढ़ते हैं। किलाड़ी फाइंडिंग्स हैव लेड एकेडमिक्स टू डिस्क्राइब द साइट एज पार्ट ऑफ वैगई वैली सिविलाइजेशन। उन्होंने ये एक मदद मिली यहाँ पर, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आपको पता चल रही है कि किलाड़ी फाइंडिंग्स जो हुई हैं, ये जो एक्सकवेशन हुआ सिक्स्थ वाला, उसमें उनको एक एकेडमिक्स, मतलब कि जो हम लोग पढ़ाई वगैरह करते हैं उसमें भी उनको डिस्क्राइब करने में बड़ी हेल्प मिली कि द साइट एज द पार्ट ऑफ वैगई वैली सिविलाइजेशन। ये वैगई रिवर है साउथ में, ठीक है। द फाइंडिंग्स हैव आल्सो इनवाइटेड कंपैरिजंस विद द इंडस वैली सिविलाइजेशंस। उन्होंने इसको भी इससे रिलेट किया है इंडस वैली सिविलाइजेशन से। आज रिसर्चर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड रिटायर्ड सिविल सर्वेंट आर बालाकृष्णन जो एक रिटायर्ड सिविल सर्वेंट है, उन्होंने भी उस पर रिसर्च करते हुए बताया कि सिमिलैरिटीज हैं इन अर्बन प्लानिंग बिटवीन द इंडस वैली एंड किलाड़ी, ठीक है। आगे देखते हैं जरा इसकी एक्सकवेशन का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि यूपीएससी के परस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। Excavations in Kiladi prove that an urban civilization existed। ये प्रूव हो रहा है कि अर्बन आपको पता है शहरी सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती थी तमिलनाडु में, जो कि संगमेराम इन दी संगमेरा ऑन दी बैंक्स ऑफ रिवर वैगई। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अच्छे एग्जाम्स के परस्पेक्टिव से। जरा इसको इंपॉर्टेंट तरीके से आप मार्क करके यूज कर सकते हैं दोस्तों। मेनी एंटिक्विटीज हैव बीन अनअर्थ, उनको निकाला गया है, दैट प्रोवाइड क्रूशियल एविडेंस टू अंडरस्टैंडिंग द मिसिंग लिंक्स। आपको बताया जैसे मैं शुरू में आयरन एज से अर्ली हिस्टोरिक पीरियड का जो लिंक है वो भी उन एंटिक्विटीज के थ्रू लिंक, मतलब जोड़ पाए हैं, उसको डेवलप कर पाए हैं और समझ पाए हैं कि हाँ इसके बीच में कोई संबंध है। उसके बाद लिटरेट सोसाइटी रही होगी। तमिल ब्राह्मणी लेटर्स फाउंड, उनमें तमिल ब्राह्मणी जो ब्राह्मी लेटर्स होते हैं वो भी मिले हैं। इंस्क्राइब्ड व्हेन द पॉट वाज वेट और आफ्टर द पॉट बिकेम ड्राई। या तो पॉट जब गीला रहा होगा उस पर कुछ ऐसे लेटर्स मिले हैं, या तो जब वो सूख गया है। दिस क्लियरली सजेस्ट लिटरेसी लेवल्स इन द 6th सेंचुरी बीसी, मतलब कि 6th सेंचुरी बीसी में लिटरेसी लेवल भी था। बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है ये। एग्रारियन सोसाइटी दैट रियर्ड कैटल, मतलब जो भेड़ जो बकरियां होती थी। स्केलेटल फ्रैगमेंट्स ऑफ काउ वहां पाए गए हैं। काउ, ऑक्स, बफेलो, शीप, गोट, नील गाय, ब्लैक बक, वाइल्ड बोर एंड पीकॉक वर फाउंड। ये सारी चीजें भी पाई गई हैं। एग्रेरियन सोसाइटी का भी पता चलता है इससे। हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये भी पता चला है। लॉन्ग वेल्स, कुएं मिले हैं। वेल लेड फ्लोर्स मिले हैं अलॉन्ग विद द रूफ टाइल्स, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। इन अ कोलैप्स्ड स्टेट, ये सब चीजें मिल रही हैं, सोचो कितनी बड़ी बात है 6th सेंचुरी बीसी में। आयरन नेल्स फास्टन टू द पोल्स, आयरन नेल्स जो आप देखते हैं इधर से उधर दूसरी तरफ बांधने के लिए। राफ्टर्स प्रूव अ हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ड्यूरिंग द संगम एज के दौरान ऐसी चीजें हुई होंगी। आइटम्स फाउंड, क्या क्या मिले हैं। ब्रिक स्ट्रक्चर्स मिले हैं, टेराकोटा रिंग वेल्स मिले हैं, कुएं ऐसे मिले हैं। फॉलन रूफिंग विद टाइल्स, ऐसी छतें मिली हैं जो टाइल्स से जुड़ी हुई थी, टाइल्स लगे हुए थे। गोल्डन ऑर्नामेंट्स भी मिले हैं। ब्रोकन पार्ट्स ऑफ कॉपर ऑब्जेक्ट्स मिले हैं। आयरन इंप्लीमेंट्स, टेराकोटा चेस पीसेस मिले हैं। ईयर, कानों में पहनने वाले ऑर्नामेंट्स मिले हैं। स्पिंडल वोर्ड्स मिले हैं। फिगरीन्स मिले हैं, ऐसी चीजों के फिगरीन्स मिले हैं। ब्लैक एंड रेड वेयर, रूलेटेड वेयर एंड फ्यू पीसेस ऑफ अरेंटीन वेयर, ये जो लगाते हैं वहां पर यूज करते हैं वो भी मिले वहां पर पाए गए हैं। बिसाइड्स बीड्स मेड ऑफ, ऐसे माले की मोतियां मेड ऑफ ग्लास, टेराकोटा एंड सेमी प्रेशियस स्टोन्स, ये भी मिले। मतलब कि कहीं ना कहीं कुछ लेवल तक अंडरस्टैंडिंग ऑफ फैशन भी, ज्वेलरी भी रहा था। ग्राफिटी मार्क्स आर फाउंड इन द अर्थवेयर, ग्राफिटी मार्क्स भी मिले हैं केव्स एंड रॉक्स इन और नियर द एक्सकवेशन साइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज हो जाती है किलाड़ी एक्सकवेशन। आई होप ये आपको यहाँ पर सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मैंने एक जगह दे दी, जिसको आप नोट करके अपने आंसर्स में यूज कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं अगली न्यूज की। सत्यभामा पोर्टल एग्जैक्टली क्या है। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ माइंस हैज लॉन्च्ड अ पोर्टल, उन्होंने एक पोर्टल लॉन्च किया है, सत्यभामा साइंस एंड टेक्नोलॉजी योजना फॉर आत्मनिर्भर भारत इन माइनिंग एडवांसमेंट। अब जरा समझते हैं ये न्यूज है क्या एग्जैक्टली। बहुत न्यूज इंपॉर्टेंट है। इस न्यूज में आपको ये पता चलेगा कि जो मिनिस्ट्री है माइंस की,
उसने सत्यभामा एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी योजना फॉर आत्मनिर्भर भारत ये लॉन्च किया है। इसमें क्या है उनका एम? इट टू प्रमोट एम्स टू प्रमोट रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द माइनिंग एंड मिनरल सेक्टर। ये आपके यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब माइंस एंड मिनरल के लिए हमें बहुत रेयर न्यूज़ मिलती है और कोई इनिशिएटिव लिया जाता है तो बड़ा इंपॉर्टेंट हो ही जाता है वो मेंस के आंसर के राइटिंग के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इट हैज़ बीन लॉन्च टू इंक्रीज एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रोग्राम स्कीम। ठीक है, अंडर द साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रोग्राम स्कीम द मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, जो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस है उन्होंने प्रमोट करा है रिसर्च को अप्लाइड जियो साइंसेज में, जोग्राफिकल साइंस जिसे कहते हैं, मिनरल एक्सप्लोरेशन में, माइनिंग करने में, अलाइड एरियाज उससे संबंधित एरियाज में, मिनरल प्रोसेस करने में, मिनरल्स जो मिलते हैं उनको प्रोसेस किया जाए, उससे आगे क्या बनेगा, उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो, उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ द मिनरल रिसोर्सेज कंट्री में किया जाए, कंजर्व कैसे किया जाए, उसको हम यूज कैसे कर पाए। देखिए, आगे बढ़ने का मतलब यही होता है, जब आप डेवलपमेंट की बात करते हैं तो सिर्फ पैसे पा जाना है जब कुछ नहीं होता, हमें बहुत सारे सेगमेंट्स में, बहुत सारे सेक्शंस में हमें ग्रो करना, ये हमारे डेवलपमेंट का पार्ट होता है। द पोर्टल हैज बीन डिजाइंड, developed and implemented by the National Informatics Centers NIC। ये ऑर्गेनाइजेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से। द पोर्टल हैज बीन डिजाइन, क्या डिजाइन किया गया है, उसको डेवलप किया गया है, इंप्लीमेंट किसके द्वारा? नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर्स एनआईसी द्वारा। इस मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अलावा ये एनआईसी बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाता है। पोर्टल इज ऑल्सो इंटीग्रेटेड विद एनजीओ दर्पण पोर्टल ऑफ नीति आयोग। ये लाइन आपके लिए लिखने के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये लाइन लिखते हैं, इससे अंदाजा ये लगाया जाएगा कि स्टूडेंट को टॉपिक की समझ बहुत कोर तक है। पोर्टल इज ऑल्सो इंटीग्रेटेड, किससे जुड़ा हुआ है? एनजीओ दर्पण पोर्टल। किसका? नीति आयोग का जो दर्पण पोर्टल एनजीओ चलाने वाला संबंध है, उससे संबंधित ये किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर बन जाती है इस लिहाज से। कॉन्टेक्स्ट क्या है इसका? इट अलाउज ऑनलाइन सबमिशन ऑफ प्रोजेक्ट प्रपोजल्स अलॉन्ग विद मॉनिटरिंग ऑफ प्रोजेक्ट्स। ये क्या अलाउ करता है? ऑनलाइन सबमिशन, मतलब आप ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं प्रोजेक्ट, जो भी प्रपोजल होंगे, अलॉन्ग विद द मॉनिटरिंग ऑफ द प्रोजेक्ट्स एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स एंड ग्रांट्स। इसमें ये भी परमिशन मिल जाती है कि ऑनलाइन आप प्रोजेक्ट सबमिट कर सकते हैं, उसको प्रोजेक्ट प्रपोजल को सबमिट करने के अलावा उसको मॉनिटर कर सकते हैं, प्रोजेक्ट को, उसको यूटिलाइजेशन ऑफ द फंड्स को मॉनिटर कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, और ग्रांट्स को भी मॉनिटर कर सकते हैं। द रिसर्चर्स कैन ऑल्सो सबमिट प्रोग्रेस। इसमें जो रिसर्च, जो शोध करते हैं, जिनको आप शोधकर्ता कहते हैं, वो भी सबमिट कर सकते हैं प्रोग्रेस रिपोर्ट्स एंड फाइनल टेक्निकल रिपोर्ट्स ऑफ द प्रोजेक्ट्स इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट इन द पोर्टल। वो भी इसमें सबमिट कर सकते हैं, यानी कि शोधकर्ता भी इसमें रिपोर्ट सबमिट कर सकते हैं। तो सत्यभामा पोर्टल, ये मेरे ख्याल में इसका कुछ पार्ट आपके प्री के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, कुछ पार्ट आपके मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये पूरी न्यूज़ बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है इस तरह से। आगे बढ़ते हैं। आज के वीडियो का जो करंट अफेयर के वीडियो का क्वेश्चन ऑफ द डे है। हर वीडियो में आपसे मैं क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको अगले वीडियो में दिया जाएगा। टू व्हाट इज किलाडी एक्सकवेशन कंपेयर्ड विद बाय द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये रहे आपके ऑप्शंस: हड़प्पा सिविलाइजेशंस, वैगई वैली सिविलाइजेशंस, इंडस वैली सिविलाइजेशंस, या बी एंड सी बोथ, या नन ऑफ अबव। तो आज के लिए इंफॉर्मेशन और ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पर ये वीडियो पसंद आया दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड डू नॉट फॉरगेट टू आंसर द क्वेश्चन ऑफ द डे। बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।